बीते 48 घंटों की एक बड़ी खबर क्या थी? बड़ी खबर यह थी कि भोपाल की सांसद, बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कर्नाटक की एक सभा में रविवार को जहरीला भाषण दिया और भाषण में कहा कि अपने घरों में तेज धार वाले चाकू तैयार रखें। और क्यों तैयार रखें, इनके भाषण का आगे का हिस्सा बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए कि एक सांसद, सत्ताधारी दल की सांसद ये कहती है और किसी चैनल पर इनकी घेराबंदी नहीं होती है। किसी चैनल के वो एंकर जो सनातनी हिंदू बनकर रोज डिबेट करते हैं, वो एंकर जो हिंदुत्व के कट्टरवादी ब्रिगेड के धर्म ध्वजाधारी बनकर डिबेट करते हैं, वो एंकर्स इस पर चुप थे। इनके ट्विटर पर भी कुछ नहीं दिखा, वो भी आगे दिखाऊंगा। जैसे हर वेबसाइट पर खबर है, अपने घरों में रखें हथियार, कुछ नहीं तो चाकुओं की तेज करें धार। ये बीजेपी की सांसद बोल रही है, सत्ताधारी दल की सांसद। लेकिन सन्नाटा है उस ब्रिगेड में जो नफरत फैलाने के नाम पर एक धर्म को टारगेट करते हैं, विपक्ष को टारगेट करते हैं। अगर कोई साध्वी प्रज्ञा सिंह ऐसी जहरीली बात करती है तो उनकी जुबान पर ताला लग जाता है। और क्या बात की साध्वी प्रज्ञा सिंह ने, और क्यों नहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ मुकदमे दर्ज तो हो, लेकिन लगातार चैनल्स इनके खिलाफ मुहिम चलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे कि साध्वी प्रज्ञा सिंह आपकी पार्टी की सांसद होते हुए ऐसा बयान कैसे दे सकती हैं? क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? किसी ने पूछा? ये जो जहरीले एंकर हैं, किसी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा? और क्यों पूछा जाना चाहिए? आगे ये हेडिंग है, सारी हेडिंग आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर हेडिंग आपको दिख रही है। घर में रखें धारदार चाकू, लव जिहाद की घटनाओं पर साध्वी प्रज्ञा का बयान। घर में रखें धारदार चाकू, सीधे सीधे मारने काटने की बात करने वाली एक सांसद, जिसे लॉ मेकर कहा जाता है क्योंकि संसद में कानून बनता है, संसद से देश के कायदे कानून में बदलाव होता है। लॉ मेकर, भगवाधारी, और कह रही है घर में रखें चाकू और तेज करें चाकुओं की धार। लेकिन इनसे कोई सवाल वो जहरीले एंकर्स, वो चैनल्स नहीं पूछते हैं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा की जगह यही बयान अगर किसी मौलाना, मुस्लिम, अफरोज, शहरोज या किसी और ने दिया होता, मौलवी या किसी और ने, तो समझिए क्या होता। बवाल होता 24 घंटे, 48 घंटे। और इस तरह से लगता जैसे देश में हिंदुत्व और हिंदू दोनों खतरे में आ गया उस एक मौलाना, मौलवी या किसी ऐसे फालतू की बात करने वाले किसी के बयान पर। लेकिन यहां चुप्पी है। ये सारे बयान है। अब बयान क्या है? साध्वी का विवादित बयान। और ये एक और विवादित बयान किसी वेबसाइट की खबर है, क्योंकि बयान देना उनकी फितरत है और ऐसे ही बयान देती हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है कि साध्वी ने ऐसा पहली बार कहा है, ये अक्सर साध्वी यही बयान देती हैं। अब इस बयान में क्या है, और इस बयान के बाद भी चैनल्स ने क्यों साध्वी हालांकि कहना साधु और संत का अपमान है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहते हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का यह बयान, इस बयान के बाद उन्हें छोड़ देना या उन पर सवाल न खड़े करना या सत्ताधारी दल की घेराबंदी न करना या प्रधानमंत्री से सवाल न पूछना पत्रकारिता के लिए शर्म काल है। लेकिन सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यह सत्ताधारी दल की है, क्योंकि यह भगवाधारी है। क्या कहा था साध्वी, मुंह से साध्वी निकलता है, चूंकि नाम इन्होंने रखा है। इन्होंने कहा हमारे वीरों, हिंदुओं को, बजरंग दल और भाजपा के कार्यकर्ताओं को, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मारा काटा गया। हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज कर लें। पता नहीं कब ऐसा मौका आए जब हमारी सब्जी अच्छी तरह से कटेगी, तब जाकर दुश्मनों के मुंह और सिर भी अच्छी तरह से कटेंगे। यह बात कर रही है बीजेपी के सांसद कि घर में सब्जी काटने वाली चाकू को तेज कर लीजिए। और बात कर रही है लव जिहाद की। जो भी हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें दोनों ने मिलकर भी शादी की होगी, सहमति से भी होगी, लिव इन रिलेशनशिप में होंगे, वहां अगर एक मुस्लिम है लड़का तो लव जिहाद है, कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़े पैमाने पर डिजाइंड वो शादी या रिलेशनशिप था। और उसके खिलाफ चैनलों पर मुहिम चलती है और भाषण में जिक्र उसका करते हुए, लव जिहाद जैसी चीजों का जिक्र करते हुए। लव जिहाद अपने आप में एक ऐसी थ्योरी है जिसमें कंस्पिरेसी है ऐसे रिलेशनशिप को बदनाम करने की या ऐसे रिलेशनशिप में एक कट्टरता का एंगल देखने की। बहरहाल तो ये इन्होंने कह दिया कि सब्जी अच्छी तरह से कटेगी, ऐसा रखो, दुश्मनों के सिर और अच्छी तरह से कटेंगे। जरा सोचिए, दुश्मन कौन, कहने की जरूरत नहीं। लेकिन इस पर सन्नाटा। आज हिंदू में खबर देखी मैंने। हिंदू में खबर में क्या है
खबर में यह है द हिंदू में कि जो वहां के कर्नाटक में, चूंकि साध्वी ने कहा है, साध्वी बार बार मुंह से निकलता है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है यह बयान, तो इसलिए वहां के पुलिस अफसर के हवाले से द हिंदू में आज खबर छपी है कि उन्होंने कहा कि अगर कोई कंप्लेन करेगा तो हम केस रजिस्टर करेंगे। मतलब कोई कंप्लेनेंट चाहिए। हालांकि यह पता चला कि दो लोगों ने शिकायत की है, एक टीएमसी के लीडर हैं और एक पूनावाला, दो लोगों ने शिकायत की है, लेकिन उस शिकायत दर्ज हुई, कार्रवाई क्या हुई कहना मुश्किल है, क्योंकि कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार और देश में भी बीजेपी की सरकार, तो सोच सकते हैं कि साध्वी के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। अब आगे बात करते हैं क्यों। तो एक तरह से पुलिस ने कह दिया कि कोई शिकायत करेगा तो देखेंगे। मतलब कर्नाटक पुलिस के हिसाब से इसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि अगर कोई दाढ़ी वाला, टोपी वाला ऐसा कह दे तो भावनाएं देश भर में इतने लोगों की भड़क जाएगी कि अलग अलग जगह मुकदमे हो जाएंगे, अलग अलग शहरों में मुकदमे हो सकते हैं और गिरफ्तारी कहीं की पुलिस कहीं जाकर पकड़ लेगी। असम में मुकदमा दर्ज होगा, गुजरात में पकड़ा जाएगा, यूपी में मुकदमा दर्ज होगा, मुंबई में पकड़ा जाएगा, किसी और जगह मुकदमा दर्ज होगा, किसी और जगह की पुलिस गिरफ्तार करेगी। आपने देखा जुबैर के ट्वीट पर गिरफ्तार करके 1 महीने जेल में ठूस दिया गया, लेकिन ये साध्वी प्रज्ञा है। और यहां पर वही चैनल वाले, वही एंकर्स, वही मीडिया वाले कोई सवाल नहीं पूछते, क्योंकि मैंने कहा ये दाढ़ी टोपी वाले नहीं हैं, ये भगवाधारी हैं, बीजेपी के सांसद हैं। इनकी घेराबंदी करना मतलब बीजेपी की घेराबंदी करना, इन पर सवाल उठाना मतलब मोदी की सत्ता पर सवाल उठाना। एक ये मैं थंबनेल मैंने लगाया। मैं टीवी9 में था 3 साल, 3.5 साल पहले, पौने 4 साल मान लीजिए हो गया। तो साध्वी मुंह से निकलता है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक इंटरव्यू मैंने किया था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर की फितरत है इस तरह के बयान देना, जहरीली बातें करना, मारो काटो की बातें करना, और क्या फितरत है आगे बताऊंगा। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो भी आगे, हालांकि आप जानते हो। तो उस समय प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मुंबई हमलों में शहीद हुए हेमंत करकरे के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें कही थी। उसी के बाद मैंने इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू के लिए वो भोपाल में थी, मैं दिल्ली स्टूडियो में था। 3 सवाल के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ऐसे कान से माइक उतारकर और उसके बाद फ्रेम से निकलकर चली गई। यूट्यूब पर वो वीडियो मौजूद है, आप देखिएगा। तो क्यों नहीं ऐसे सवाल पूछा जा सकता है? क्यों नहीं चैनलों के रिपोर्टर्स, एंकर्स प्रज्ञा सिंह ठाकुर की घेराबंदी करते हैं? जहां भी, जिस भी शहर में वो हो, वहां वो भी जाए, रिपोर्टर जाए और उनसे पूछे कि आपने कैसे कहा कि चाकुओं की धार तेज कर लो? आप कैसे ये कह सकती हैं? देश में कायदा, कानून, संविधान है या नहीं? काम कानून और संविधान के मुताबिक होगा कि कोई सांसद कहेगा चाकू छुरियां तेज करा लो और घर में रखो और सिर काट दो? ये कोई सांसद कह रहा है और कोई पत्रकार सवाल नहीं उठा रहा है। तो यहां साध्वी प्रज्ञा, बार बार साध्वी बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा इसके लिए, प्रज्ञा ठाकुर उठकर चली गई थी। तो मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूं कि मैं चैनल में था तो सवाल पूछा और गई। चैनल अगर चाहे तो इनसे सवाल पूछ सकता है, इनकी घेराबंदी कर सकता है और इस हद तक कर सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी को डिफेंसिव होना पड़े, इस हद तक कर सकता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस हद तक कर सकता है कि पुलिस इनके घर तक पहुंचे, इस हद तक चैनल सवाल पूछ सकते हैं कि अमित शाह कि नींद खुले, इस हद तक चैनल सवाल पूछ सकते हैं कि कर्नाटक की पुलिस इन्हें भोपाल जाकर गिरफ्तार करे। इस हद तक सवाल पूछा जा सकता है कि इन्हें बार बार माफी मांगकर और अगले 2, 4, 5 साल तक जुबान पर नियंत्रण रखे। इतना डर हो सकता है कायदे कानून का, अगर चैनल और एंकर्स जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, जो सिर्फ विपक्ष को टारगेट करते हैं, पत्रकारिता का बेसिक सिद्धांत जो है उसका पालन करें। यह उस समय का वीडियो है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। अब साध्वी प्रज्ञा सिंह का बैकग्राउंड क्या है किसे नहीं पता है? क्या उन एंकर्स को नहीं पता है? और वो एंकर्स बीते 48 घंटों में शोज क्या कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। इतनी बड़ी चीज हो जाए, इतना बड़ा बयान हो जाए और उसके बाद वो एंकर्स इस पर चुप रहे हैं, वो एंकर्स, चैनल्स के एडिटर्स और जो लोग। तो ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर का तब का बयान है, कुख्यात, जब उन्होंने कहा था मई 2019 में चुनाव का वक्त था, देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, और तब उन्होंने कहा था नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त रहेंगे। गांधी का कातिल, हत्यारा, देश का पहला आतंकवादी उस तरह से देखें तो आजाद भारत का पहला आतंकवादी। उसने गांधी के सीने में गोलियां उतार दी, 3 गोलियां मारी उस फकीर को जिसकी तूती पूरी दुनिया में बोलती थी। और उसके बाद वो गांधी, जिस गांधी के नाम से भारत को दुनिया भर के लोग जानते हैं, वो गांधी
जिनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जिनकी मूर्ति के सामने सिर नवाते हैं, वो गांधी जिनके नाम अपने भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं, और उसके बाद उस गांधी के बारे में, उस गांधी के कातिल के बारे में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये कहें कि गोडसे देशभक्त है। कहा, एक बार नहीं कई बार कहा, लेकिन जब ये कहा था, चूंकि चुनाव हो रहे थे 2019 में, तो बयान आया परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी का। एक चैनल के रिपोर्टर से, न्यूज 24 के रिपोर्टर से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रज्ञा ने माफी मांग ली है लेकिन उन्हें मन से माफ नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत बवाल हुआ तो उन्होंने कंडीशनल माफी मांगी कि किसी की भावनाएं आहत हुई तो मैं माफी चाहती हूं, टाइप का, औपचारिकता की। बीजेपी के नेताओं ने कहा होगा कि तुमने फजीहत कराई, मुसीबत कराई, और अभी चुनाव का मौसम है। तो प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में कहा कि जो उनका बयान है घृणित है, माफी योग्य नहीं है, लेकिन उन्होंने माफी मांग ली, फिर भी मन से मैं माफ नहीं करूंगा। यह प्रधानमंत्री ने कहा। देश के प्रधानमंत्री कहें कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, उसके बाद अमित शाह जैसे कद्दावर नेता उनसे जवाब तलब करें, एक अनुशासन कमेटी बना दी जाए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उसके बाद उस प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कुछ बिगड़े नहीं। प्रधानमंत्री ने आज तक माफ किया या नहीं किया, यह प्रधानमंत्री जाने और प्रज्ञा सिंह ठाकुर जाने, लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर की फितरत में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद फिर संसद में उन्होंने इसी तरह की बात की थी, इसी तरह गोडसे को देशभक्त माना, फिर भी संसद में बवाल हुआ। ये वो दो मुंहा चेहरे हैं जिन्हें आपको समझना जरूरी है। और उसके बाद ये चेहरे, जैसा कि मैंने कहा कि आज ट्विटर पर मैंने जरा खंगाला कि ये लोग जो देश की चिंता में इतने दुबले होते हैं, ये लोग जो कभी सनातन की बात करते हैं, कभी हिंदू धर्म की बात करते हैं, कभी हिंदुत्व खतरे में बात करते हैं, कभी इस्लाम देश के लिए कितना बड़ा खतरा है ये बात करते हैं, कभी लव जिहाद पर बात करते हैं, कभी मुसलमानों के खिलाफ तयशुदा ढंग से नैरेटिव सेट करते हुए महीनों शो करते हैं, कभी कोरोना तक के लिए मुसलमान और तबलीगी जमात को दोषी ठहराते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं? अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर मारने और मरने की बात करती है, चाकू तेज करने की बात करती है, तब ये क्या बोलते हैं? तो इसलिए मैंने इनके ट्विटर खंगाले। नंबर 1 अमीश देवगन, जो नंबर 1 है उस नफरत वाली ब्रिगेड में, अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी चूंकि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर नहीं है। तो इन तीन की इसलिए बात करूं क्योंकि 4 पर मैंने वोटिंग की थी। ऐसे बहुत हैं, आप जानते होंगे। इस वीडियो के कमेंट में भी बहुत सारे लोग बहुत सारे नाम लिखेंगे। इनके ट्विटर पर तलाश है कि देखता हूं, हो सकता है चैनल में मालिकों की कुछ मजबूरी हो सकता है चैनल के संपादक ने कहा हो कुछ मत बोलना। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मामला है, बीजेपी सांसद का मामला है, प्रधानमंत्री मन से माफ करने न माफ करने की बात कर चुके हैं, कहीं बात ऊपर न जाए, प्लीज चुप रहना। लेकिन ट्विटर पर, जिस पर वो जब तब कुछ भी लिखते हैं, ट्विटर पर जिस पर नफरत की बातों के अलावा कुछ नहीं करते हैं, हो सकता है वहां लिखा हो कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान गलत है, हो सकता है वहां आलोचना की हो। इसलिए मैंने खंगाला, क्या मिला ये देखिए। ये अमीश देवगन का ट्विटर हैंडल है। अब अमीश देवगन के ट्विटर हैंडल पे मैंने 4-5 दिन का इनका ट्वीट देखा कि क्या ट्वीट किया है। कहीं ट्विटर पर इस शख्स ने एक लाइन भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में नहीं लिखा। हां, राजनीति में यहां कांग्रेस की सियासी राम कांग्रेस को घेरने के जहां मौके मिले, और इसकी भी वजह वो क्या हुआ, कांग्रेस के लिए राम जैसे राहुल चापलूसी का योग क्या है, यह भी वजह आगे बताऊं। कांग्रेस के इच्छाधारी हिंदुत्व का विश्लेषण, यहां अब टारगेट पर कांग्रेस है, और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का एक बयान है। बहाना यह है कांग्रेस के लिए सबसे आसान है हिंदुओं के, ये किसी का बयान है। ऐसे ऐसे लोगों को बिठाते भी हैं, कोई धर्मगुरु आ जाता है किसी और चोले में। अब देखिए ये इनके ट्विटर पर जो मुझे दिखा, कहीं एक शब्द कहीं कुछ नहीं लिखा गया। लेकिन हां, कल पूरे दिन अलग अलग चैनलों पर अपने अपने ढंग से राहुल गांधी को सलमान खुर्शीद के एक बयान की वजह से टारगेट किया गया, जिसमें उन्होंने राम और हनुमान का जिक्र किया था। वो बयान क्या है, और उस बयान की वजह से अगर सलमान खुर्शीद को टारगेट किया गया, तो क्या वो ऐसी बातें मोदी के लिए नहीं कही गई है, और कितनी बार किसने किसने कही है, वो आगे बताऊंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर राम का हवाला देते हुए कोई बयान राहुल गांधी के लिए हो तो राम का अपमान, और मोदी को परम अवतारी और विष्णु और ब्रह्मा महेश और राम कह दें तो वो भगवान का सम्मान। मोदी अवतारी तो है नहीं, लेकिन सवाल यहां इसलिए होता है चूंकि राहुल गांधी, ये उनके बयान है। अब देखिए, ये एक साध्वी प्राची है,
नफरती ब्रिगेड की मुख्य सदस्य। अमित जी, आपके रूप में हम लोगों को एक नायाब हीरा मिला है, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। नायाब हीरा मिला है अमित जी के रूप में। नायाब हीरा इसलिए कि अमित जी नफरत वाली पत्रकारिता करते हैं, और वो करते हैं जो उन साध्वियों को, वैसे भगवाधारियों को, जो नफरती ब्रिगेड के अलग अलग चेहरे हैं, उन्हें मुफीद लगता है। नायाब हीरा, वाकई ये नायाब हीरा है, लेकिन काला हीरा है। उस हीरे की चमक नहीं है, उस हीरे पर काला आवरण है जो देश में नफरत फैलाता है, जो भाईचारे में हर रोज पलीता लगाता है। ये इनका ट्विटर हैंडल है। ऐसे ही इनका भी ट्विटर हैंडल है, अमन चोपड़ा, इन्हें भी मैंने देखा। इनके ट्विटर पर भी बस जो मैंने सर्च किया, बस सिर्फ कांग्रेस और बाकी दलों की बात है। ये इनके ट्विटर हैंडल पर भी कहीं बात नहीं है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ऐसा क्यों कहा। ये इनका ट्विटर हैंडल, 3 दिन मैंने देखा, इनके ट्विटर हैंडल पर भी लगातार उसी तरह की बात की गई हो, और घेराबंदी राहुल गांधी की है, क्योंकि सलमान खुर्शीद के उस बयान के आधार पर सबको एक मौका और बहाना मिल गया कि कैसे राहुल गांधी को टारगेट करो। यही चूंकि ये लोग तलाशते ही रहते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं, 20 खोपड़े हैं बहुत सारे लोग, दिमाग लगाते हैं कि क्या निकाले, कहां से एक लाइन निकाले जो विपक्ष के लिए नुकसानदेह हो, या विपक्ष को जिससे टारगेट किया जाए, और जो ऊपर बैठे लोग हैं इनके आका और काका लोग, वो खुश ऐसे ही निकालते हैं। अब ये देखिए, अब इन सज्जन ने लिखा, इन सज्जन का है चमचागिरी की चौपाई, चाटुकारिता की खड़ाओ, चमचागिरी की चौपाई। अब चमचागिरी कौन करता है, कैसे करता है, कहने की जरूरत नहीं है, और चमचागिरी के चमचा श्रेष्ठ ये लोग हैं, ये भी कहने की जरूरत नहीं। इसी तरह की बात अब देखिए, ये भी नारा है, अब कृष्ण लला हम आएंगे। अब बताइए, कोई एंकर राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बीजेपी, बजरंग दल और आरएसएस का नारा था वैसे लोगों का। अब कोई एंकर कहेगा कृष्ण लला हम आएंगे? ये नारा एंकर का है, कृष्ण लला हम आएंगे। लेकिन यार, ये नारे और इसी तरह की बातें अमन चोपड़ा के ट्विटर हैंडल पर। इसी तरह से तीसरे सज्जन हैं सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी के ट्विटर पर भी वही सब कुछ दिखा, कांग्रेस की घेराबंदी, विपक्ष निशाने पर, लेकिन कहीं से प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान की चर्चा नहीं, जो बयान अपराध के अलावा कुछ नहीं है। और वो अपराध इसलिए भी है क्योंकि वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, वो एक सांसद है, चुनी हुई सांसद सत्ताधारी दल की। फ्रिंज एलिमेंट कह के किसी से आप कई बार पल्ला झाड़ते हैं, जैसा झाड़ा गया नुपुर शर्मा के मामले में, नवीन जिंदल के मामले में। हालांकि तब भी वो दोनों प्रवक्ता थे, ये बहुत आसान तरीका था पिंड छुड़ाने का, बीजेपी ने पिंड छुड़ाया, लेकिन इन्हें तो फ्रिंज एलिमेंट भी नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री कई बार बातें ऐसी करते हैं कि लोगों को बयान देने से पहले सोचना चाहिए, और उनके दल के लोग क्या बात करते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री की चुप्पी, पूरी सरकार की चुप्पी।